हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एडुटेरिया का द्वारा पब्लिश की गई करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 और इसमें हमने 1 से सेट नंबर 3 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आप उसका वीडियो जाकर देख सकते हैं और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसका हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन से कथन सत्य है। देखिए, मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे पूछे जाते हैं, इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा गया है, सत्य है या असत्य है। तो आपको पढ़ना है कि यह नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया। कहाँ पे? नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया। और भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में कर रहा है। ठीक है, इसका ये भी सही स्टेटमेंट है। और भारत का लक्ष्य 2030 तक, ये स्टेटमेंट सही है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक कितना, तो 5 मीट्रिक टन नहीं करना है, ये कितना, 5 मिलियन मीट्रिक टन करना है। कितना? 5 मिलियन मीट्रिक टन करना है, प्रोड्यूस करना है। किसका? हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। किसका? इंडिया का ये टारगेट है। आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे पूछे जाते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फैक्चुअल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 मीट्रिक टन मतलब क्या होता है, तो ये लगभग 1 मीट्रिक टन में कितना है, 1000 केजी होता है। 1000 केजी यानी 5000 केजी हो जाएगा। और 1 मिलियन मीट्रिक टन में क्या होता है, 10 लाख टन होता है, यानी कि 50 लाख ये टन का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो इसमें ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस 2024। द ऑप्शन फर्स्ट इज, इट वाज हेल्ड इन रॉटरडम, नीदरलैंड. India used this conference as a platform to promote its industries. India aims to achieve 5 metric tons of green hydrogen production capacity by 2030. ये टारगेट ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित किया गया विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का भारतीय पवेलियन विश्व के सबसे बड़े पवेलियन में से एक है। और यह हरित हाइड्रोजन में देश के उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह कार्य करता है। भारत की हरित हाइड्रोजन पहल, भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 कितना, तो 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत किया। आपको पता है कि हाइड्रोजन से, ग्रीन हाइड्रोजन से क्या होगा, तो क्लीन फ्यूल एनर्जी ये विकास में आएगा, जिस कारण से हमारा दूसरे कंट्री से जो ऑयल का इंपोर्ट है उसका रिडक्शन किया जाएगा, उसमें घटोतरी होगी, जिस कारण से हमारा रेवेन्यू लॉस कम होगा। ठीक है, और इस मिशन का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि NGHM के अंतर्गत भारत में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लक्ष्य और चरणों के विषय में सूचना प्रदान करने के लिए एक समर्पित पोर्टल भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यह कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने भारत में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की भी शुरुआत किया है। किसके द्वारा, तो ये शुरुआत किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। और भारत ने इस्पात यानी कि स्टील, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए योजना के दिशा निर्देश भी जारी किया है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट वाइज आपको बनाकर पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये समिट चल रहा है। कह रहा है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट यानी कि कह रहा है कि क्या, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 के बारे में पूछा है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट सही दिया गया है। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम यानी कि UNODC के द्वारा यह जारी किया जाता है। और वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पतियां प्रजाति थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, जबकि पहला क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज इशूड बाय द क्या, तो UNODC यानी इसका मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। ठीक है, राइनासोर्स एंड cedar were the most affected animal and plant species by global illegal wildlife trade during
2015 टू 2021। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट हो जाएगा, इसलिए कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ओनली 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पे, तो ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। इसमें संयुक्त राष्ट्र ड्रग एवं अपराध कार्यालय यानी कि यूएनओडीसी के द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई, और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यूएनओडीसी के बारे में जानते हैं कि यह अवैध ड्रग्स और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक क्या है, एक वैश्विक लीडर है, उस तरह से उसमें कार्य करता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना 1997 में इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र के विलय से होती है यूएनओडीसी की स्थापना। यूएनओडीसी को सदस्य देशों को अवैध मादक पदार्थों, अपराध और आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि गैंडा पशु और देवदार पौधा, इसे सेडार भी बोलते हैं, 2015-21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक ये प्रभावित किया गया था। कौन? तो गैंडा और देवदार। गैंडे के सिंग 29% के साथ अवैध पशु व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? तो गैंडे के सिंग यानी कि राइनासोर्स के जो हॉर्न होते हैं उसको है जो सबसे बड़ा हिस्सा व्यापार में इलीगल रूप से ट्रेडिंग करने किया जाता था। इसके बाद 28% के साथ पैंगोलिन के सल्क और 15% के साथ हाथी दांत का भी स्थान है। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है क्या? तो मेडिसिन या परफ्यूम उस तरह से बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य अवैध रूप से व्यापार की जाने वाली पशु प्रजातियां जैसे क्या है? तो ईल है, मगरमच्छ है, तोता है, काकटू है, मांसाहारी कछुए, सांप और समुद्री घोड़े, ये इसका भी व्यापार इलीगल रूप से किए जाते हैं। और अवैध रूप से व्यापार किए जाने वाले प्रमुख पौधे क्या है? तो देवदार है, और एन सेम्पिडल्स जैसे महोगनी, पवित्र लकड़ी और गुइयाकुम का बाजार में 47% हिस्सा था, जिसके बाद शीशम की लकड़ी का बाजार में 35% और अगर वुड यानी कि अगरबत्ती और अन्य मटल का बाजार में 13% हिस्सा था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि देवदार और मेनली मुख्य रूप से किसका? तो गैंडा का ये ट्रेडिंग में ज्यादा इसका हिस्सा रूप देखने को मिलता था इलीगल रूप से। अगला प्रश्न है कि फॉर्म 17C का संबंध किससे है? तो ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी पीटी हो या बीपीएससी पीटी हो, ऐसे प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्टली इस तरह से दिया जाता है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि किसमें ऐसा फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है? तो यह मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से यानी कि रिकॉर्ड ऑफ वोट्स पोल्ड एट द पोलिंग स्टेशन, ये बताता है इसमें क्या? तो फॉर्म सी में ऐसा दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म सी आया है, और ये अनेक्सर 8 में है, देख सकते हैं फॉर्म 17C लिखा गया है, और इसमें देख सकते हैं कितना ये वोट रिकॉर्ड हुआ है उसके बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 99वां सदस्य बना है, यानी कि 99th मेंबर बना है। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वैसे मेंबर शुरुआत में बनते थे जो क्या होते थे? तो ये यहाँ पे इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पे क्या है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इधर मकर रेखा और ऊपर कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री साउथ, और इसी के बीच में ये सेंटर, ये इक्वेटर है, और इसी के बीच में जो कंट्री आते हैं जैसे एशिया, अफ्रीका के मुख्य रूप से कंट्री आते हैं, और इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, जिस कारण से क्या होता है? डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, जिस कारण से ज़्यादा समय तक यहाँ पे धूप मौजूद रहती है, जिस कारण से यहाँ पे सोलर एनर्जी निकालने का, उत्पादन करने की क्षमता यहाँ पे ज़्यादा होती है। जिस कारण से शुरुआत में क्या हुआ कि वैसे कंट्री जो इस लोकेशन में पड़ते हैं उसको है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर बनने का न्योता सबसे पहले दिया गया था। हालांकि इसके बाद क्या हुआ कि कब? तो ये यूनाइटेड नेशन के जितने सारे मेंबर है, जैसे 193 मेंबर के आसपास है, सारे को ये न्योता दिया गया है कि आप भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे ऑलमोस्ट 120 से अधिक 120 प्लस कंट्री है जो इसमें शामिल हो चुके हैं। और इसका जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में है। कहाँ पे? इंडिया में गुरुग्राम में है। कहाँ पे? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में है, हरियाणा में है। ठीक है, और ध्यान रखना है किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इंडिया और फ्रांस के सहयोग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव डाली गई थी। कब? तो ये COP15 कब होता है? तो ये COP15 होता है कब? 2021 में होता है।
ठीक है, और इसमें भारत और फ्रांस के द्वारा किया जाता है। और ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सॉरी, इसमें एक बार कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि COP21, ठीक है, COP21 में ही इसकी नींव पड़ती है। और क्या, सॉरी, आपको हमने बताया था यहाँ पे एक बार COP15 और COP21। COP15 2021 में होता है और इसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, एक बार आप चेक करके इसे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, COP15 कब होता है? 2021 में होता है और इसी में नींव पड़ती है किसका? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव पड़ती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल अभी देश कितने हैं? तो 120 प्लस देश है। और इसमें कह रहा है कि कौन सा 99वां देश है? तो ये स्पेन है, जो 99th मेंबर इसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर इसमें बना है। इसको एक बार चेक करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, आगे बढ़ते हैं कि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया। देखिए, आपसे पूछ सकता है क्या? तो 99th या 100th या फिर 101, इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर रिसेंट में कौन ऐड हुआ है। ठीक है, तो 101वां कौन है? तो यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, और 99 कौन है? तो ये 99 जानते हैं कौन है? तो 99 है जो स्पेन है। 99 स्पेन, 100 क्या है? तो ये पराग्वे है। और 101 क्या है? तो 101 नेपाल है। ये तीनों को नाम याद रखना है। कह रहा है कि पराग्वे ISA का 100वां पूर्ण सदस्य है। आर्मेनिया भी सदस्य इसका है। सीरिया कब बना? तो ये 2022 में 103वां सदस्य है। 103वां सदस्य कौन सा है? तो ये सीरिया है। और अंगोला, ठीक है, इसमें भी, ये भी बड़ी है, इसमें शामिल हुआ है। एंटीगुआ और बारबाडोस, ये भी जनवरी 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, यानी कि कह रहा है कि विद द आइडिया ऑफ वन नेशन वन एयर स्पेस, इंडिया हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट ईशान। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट ईशान है क्या? ईशान याद रखना है कि ईशान का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो इसका होता है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। कह रहा है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसका क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ईशान का। यहाँ देख सकते हैं कि कह रहा है कि भारत ने प्रोजेक्ट ईशान के अंतर्गत अपने 4 हवाई क्षेत्रों, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो 4 मेट्रोपॉलिटन शहर है, उसके हवाई क्षेत्रों को एकीकृत हवाई क्षेत्र में करने की पहल की है, यानी कि उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। और किसके थ्रू? तो प्रोजेक्ट ईशान के थ्रू। इसका उद्देश्य है कि भारतीय एकल आकाश सामंजस्यपूर्ण वायु यातायात प्रबंधन पहल का उद्देश्य पूरे भारत में वायु यातायात प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने का प्रयास करना है। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित 4 उड़ान सूचना से क्षेत्रों को नागपुर में, कहाँ पे? नागपुर में स्थित एक सतत हवाई क्षेत्र में एकीकृत करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे हवाई यातायात प्रबंधन परिचालन को केंद्रीकृत किया जा सकेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के द्वारा इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करने हेतु है जो आमंत्रित किया गया है। एकीकरण से परिचालन को सुव्यवस्थित करने, हवाई यातायात क्षमता में वृद्धि करने और भीड़ भाड़ को कम करने की उम्मीद है, जिससे एयरलाइन और यात्रियां दोनों को लाभ होगा, क्योंकि इसके दक्षता में सुधार होगा, उड़ान में देरी की संभावना भी है जो कमेगी। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो एविएशन मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क का बनाया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह से चारों को एक तरह से इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, किसके थ्रू? प्रोजेक्ट ईशान के थ्रू करेगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है, यानी कि मैस्कॉट कौन है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? यहाँ पे बात करते हैं तो क्या है? तो फ्रिजेज है। क्या है? फ्रिज है। फ्रिज, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्या है? तो यही पेरिस 2024 का ये मैस्कॉट है। यहाँ पे मैस्कॉट है, ठीक है, क्या? तो फ्रिज है। फ्रिज नाम का एक ऐसा पक्षी होता है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं पेरिस, ये 2024 ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो ये पेरिस में होता है। और भी देख सकते हैं कि भारत के द्वारा इंडिया का ओलंपिक गेम्स पेरिस में किस तरह से परफॉर्मेंस रहा, कितने मेडल जीते, उसके बारे में जानते हैं। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट वाइज भी दे सकता है, या फिर ऐसा दे सकता है कि इसमें टोटल कितने गोल्ड जीते हैं और कैसे कैसे जीते हैं। तो दे सकते हैं कि इंडिया का स्थान कितना आया, तो टोटल 71 आया। कितना? 71, यानी कि 71वां रैंक आया टोटल ये पेरिस ओलंपिक 2024 में। और इसमें है जो 0 गोल्ड की संख्या क्या है? तो 0 है, यानी एक भी गोल्ड नहीं जीत पाया। यानी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतने के लिए ऐसा प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के नदीम ने
है जो नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में हरा दिया, जिस कारण से जैवलिन थ्रो में एकमात्र गोल्ड क्या आया, सिल्वर आया, किसके थ्रू, तो ये नीरज चोपड़ा ने लाया। क्या, नीरज चोपड़ा। ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जैवलिन थ्रो खेलते हैं, जैवलिन थ्रो इस तरह से भाला फेंकते हैं। और 5 क्या है, तो ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज मेडल कितने, 5 है। और टोटल मेडल की संख्या भारत में के द्वारा जीता गया कितना, तो 6 हुआ। 6, इसको याद रखना है कि 1 और 5, 0 तो गोल्ड हो गया 0, 1 सिल्वर और 5 क्या है, तो ब्रॉन्ज है। ठीक है, और जीतने वाले कौन कौन थे, तो एथलेटिक्स में जीता गया कौन, तो मेंस में जेवलिन थ्रो में जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा क्या, तो सिल्वर। और बाकी क्या, तो हॉकी ने क्या जीता, तो ये हॉकी ने जीता है क्या, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। और फिर शूटिंग, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीआर सिरजेस किस खेल से संबंधित है, तो ये क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। और इंडिया के क्या है, ये गोलकीपर थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं पेरिस ओलंपिक के बाद। शूटिंग में यानी निशानेबाजी में, ठीक है, एस कुसाले ने जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन लाया था, किसमें, ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, शूटिंग में। और मिक्स्ड का 10 मीटर एयर पिस्टल का जो शूटिंग हुआ था मिक्स में, उसमें कौन जीता है, तो क्या, तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है क्या, तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और एक सिंगल जो 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस का हुआ था उसमें मनु भाकर ने जीता है क्या, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता। और रेसलिंग में अमन सहरावत, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमन सहरावत किससे संबंधित है, तो ये रेसलिंग से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। और ये क्या जीता है, तो ब्रॉन्ज जीता है। इसका क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना देख सकते हैं, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में जीता है। और सबसे ज्यादा मेडल जीतने की किसका है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज, टोटल 126 इसमें मेडल्स जीता गया, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उसके बाद सेकंड पोजीशन चाइना, थर्ड जापान और चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा फ्रांस का ये नंबर आता है। ठीक है, फ्रांस जबकि इसका होस्टिंग कर रहा था, मेजबानी कर रहा था, और ये कौन से पोजीशन पे है, तो 5वां पोजीशन पे है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन से कथन सत्य है। कि देश का पहला एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सरकारी टीवी चैनल क्या, तो डीडी न्यूज बनने जा रहा है। तो डीडी न्यूज न बन के क्या बनने जा रहा है, तो दूरदर्शन। क्या, दूरदर्शन। आप बचपन पे देखते होंगे कि दूरदर्शन चैनल पे क्या आता था, तो उस समय शक्तिमान आता था, शक्तिमान। ठीक है, तो उस तरह से आपको याद होगा। तो ये दूरदर्शन को अपडेट किया जा रहा है, और यहाँ पे देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सरकारी टीवी चैनल को ये दूरदर्शन को बनाया जा रहा है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एआई कृषि और एआई भूमि समाचार एंकर है, यानी क्या है, तो एक न्यूज एंकर है। कर रहा है द कंट्रीज फर्स्ट एआई बेस्ड गवर्नमेंट टीवी चैनल डीडी न्यूज, यानी कि इसका क्या है, तो दूरदर्शन। क्या, तो दूरदर्शन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। एआई कृषि एंड एआई भूमि आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज एंकर्स। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन है, तो ओनली सेकंड यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पीआईबी के द्वारा ऐसा बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में दूरदर्शन चैनल की एंट्री हो गई है, दूरदर्शन टीवी की एंट्री हो गई है। दूरदर्शन किसान 26 मई 2024 को 2 एआई एंकर एआई कृषि और एआई भूमि लॉन्च करेगा। आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि एआई एंकर, एआई कृषि और एआई भूमि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दूरदर्शन किसान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये एंकर देश विदेश की 50 भाषाओं में भी बात कर सकता है। ठीक है, तो दूरदर्शन एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है, क्योंकि 9 साल की अपार सफलता के बाद डीडी किसान 26 मई 2024 को नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको कृषि और भूमि से संबंधित आपको जानकारी देगी। किसको, तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इसमें सहयोग करेगी। ठीक है, कराए निम्न में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोलर एरियाज के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्री फायर है क्या, तो प्री फायर एक फ्री फायर होता है, एक पबजी फ्री फायर क्या होता है, एक गेम होता है जो ऑनलाइन गेमिंग होता है, और ये क्या है, तो प्री फायर है। तो प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो ये नासा के द्वारा। और नासा की स्थापना कब होती है, तो जानते हैं इसका स्थापना 1958 में होता है, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ध्यान रखना है, तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, कहाँ पे, यूएसए में। इसको ये ध्यान रखना है। और सीएनईएस क्या है, तो ये फ्रांस का स्पेस एजेंसी है। किसका, तो फ्रांस का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, फ्रांस का क्या है, स्पेस एजेंसी है।
ठीक है। और इसरो जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को। और अभी वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु है। और ईएसए क्या है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि यूरोप के प्रमुख देशों के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और उसी में क्या है, रोसकॉस्मोस है, रोसकॉस्मोस। ये किसका है, तो ये रशिया का अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। किसका, रशिया का है। रशिया क्या है, अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। और जबकि जाक्सा क्या है, ठीक है, जाक्सा क्या है, सॉरी, जाक्सा क्या है, तो ये जापान का स्पेस एजेंसी है। किसका, जापान का। जापान का ये स्पेस एजेंसी है, जापान का स्पेस एजेंसी है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। और जापान के स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा ही हाल ही में लकड़ी का सैटेलाइट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया क्या, तो लिग्नोसाइट। क्या, लिग्नेसाइट। लिग्नेसाइट क्या है, ये लकड़ी का सैटेलाइट है। ठीक है, जिसको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। और जापान के द्वारा पिछला साल पूछा गया बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन कि जापान के द्वारा हाल ही में जाक्सा के द्वारा क्या, तो एक भाप इंजन के द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। वो कौन सा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्कटिक महासागर के एक हिस्से चुक्सी सागर, यहाँ पे चुक्सी सागर कहाँ पे आपसे लोकेटेड पूछ सकता है कि चुक्सी सागर कहाँ पे है, तो आर्कटिक ओशन में है। और इसमें बर्फ के टुकड़ों पर सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो ये क्या होता है, चमकता है। और किसके कारण चमकता है, तो जानते हैं कि अल्बीडो इफेक्ट, अल्बीडो इफेक्ट के कारण ये चमकती है। अल्बीडो इफेक्ट क्या होता है, तो किसी भी, ठीक है, किसी जैसे कि बालू हो गया, नमक हो गया, वैसे सफेद पदार्थ जहाँ पे जब रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि चमकती है। ठीक है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में नासा का प्री फायर मिशन यह पता लगाएगा कि गर्म होती दुनिया समुद्री बर्फ के नुकसान, जैसे जैसे गर्म हो रहा है वैसे वैसे बर्फ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बर्फ क्या हो रहा है, ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघलता जा रहा है। और बर्फ की चादर के पिघलने और समुद्र के स्तर में क्या हो, जब पानी बढ़ता जा रहा है समुद्र के स्तर में क्या हो गया, वाटर लेवल में इंक्रीज देखने को मिलता है। और यह किस तरह से पृथ्वी को कैसे प्रभावित करेगी, इसी के बारे में नासा का प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है और इसके बारे में यह स्टडी करेगा। नासा का ध्रुवीय मिशन जल्द ही पृथ्वी के 2 सबसे दूरवर्ती क्षेत्र समुद्री और अंटार्कटिक के भी बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराकर देगी। ठीक है। और यह भी संकेत देगा कि किस प्रकार अंतरिक्ष में गर्मी को ऊपर की ओर भेज रहा है, और किस तरह से ये अंतरिक्ष में भी गर्मी को भेज रहा है, पृथ्वी से ऊपर कैसे जा रहा है। नासा के छोटे जुड़वा उपग्रहों में से पहला उपग्रह क्या है, तो प्री फायर है। यानी कि यह प्री फायर ध्रुव मिशन के भाग के रूप में 22 मई को न्यूजीलैंड से प्रक्षेपित किया जाएगा। कहां से, तो ये न्यूजीलैंड से। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार दूसरे क्यूब सैटेलाइट का प्रक्षेपण पहले 2 सप्ताह बाद किया जाएगा। ठीक है, ये काफी बेसिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो यह कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ड्रोन दीदी योजना को लॉन्च किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा दीदी ड्रोन योजना को लॉन्च किया गया है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से दीदी ड्रोन योजना को लॉन्च किया गया है। और ये क्या है, इस तरह से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को इसमें डाल करके उस तरह से रख करके ड्रोन के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और रेगुलेट करने के बाद क्या होता है कि खेतों में इसके द्वारा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को छिड़काव किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन चलाने, डेटा विश्लेषण किस तरह से उसको चलाया जाएगा और ड्रोन की देखभाल का इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी करना सिखाया जाता है, जैसे कि ड्रोन से फसलों की निगरानी करना, कीटनाशक और उर्वरक का किस तरह से छिड़काव करना है, ये भी उसमें सिखाया जाता है। और बीज का बोना भी सिखाया जाता है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जाता है। जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बिहार में पूरी तरह से ये कार्य कर रही है और इसमें लाखों इसमें महिलाएं इसमें कार्य कर रही है, जैसे कि इसमें पापड़ बनाना, चटनी बनाना, और फिर जैसे यहाँ पे कृषि कार्य में भी संलिप्त, या फिर इसमें हो सकता है कि हॉस्पिटल या फिर स्कूल में भी उस तरह से किचन का है जो संभालती है, किचन बनाती है। इस कारण से कहा दीदी किचन भी इसको नाम दिया गया है। कोरोना के टाइम भी इसके द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्प देखने को मिला था। इस योजना के तहत देश में 15,000 से ज़्यादा महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जाना है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य यानी कि एक्टिव मेंबर वो रहेगी सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तब वो इसका है जो लाभ उठा सकती है। महिला की उम्र क्या होगी, तो 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। और चयनित महिलाओं को 15 दिन तक ड्रोन चलाने का भी ट्रेनिंग इसमें दिया जाएगा।
और ड्रोन दीदी के रूप में काम करने वाली महिलाओं को 15,000 रुपये की भी सैलरी दी जाएगी। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जो महिलाएं इसमें इच्छुक है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि आपको इस बेरोजगारी के दौर में आपको 15,000 रुपये की ड्रोन चलाने के लिए आपको मिल सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि सेला सुरंग के बारे में पूछा गया है कि सेला सुरंग के संबंध में बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1960 में होती है। और यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में कि 2 बार पूछा गया है कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 1960 में, इसको ध्यान रखना है। और यह इसका निर्माण BRO के द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। तो पीर पंजाल श्रेणी में नहीं किया गया, कहाँ पे? अरुणाचल के क्षेत्रों में किया गया। कहाँ पे? अरुणाचल यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के क्षेत्रों में, चाइना के बॉर्डर एरिया, चाइना इंडिया के बॉर्डर एरिया के पास में इसका किया गया है। ठीक है, तो यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये सही हो जाएगा। इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट 2 लेन टनल लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ ओवर 13,000 फीट। तो इसका स्टेटमेंट सही है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय BRO। ये सही है कि BRO के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये किस में? तो पीर पंजाल में नहीं। कहाँ पे? तो ये अरुणाचल के क्षेत्रों में किया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सेला सुरंग दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग कौन सी है? तो सेला सुरंग आपको याद रखना है। यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग और दिरांग के बीच में बनी है। और जानते हैं कि यह सुरंग कितना है? तो 13,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर यह बनी हुई है। और इसमें 2 सुरंग और 1 लिंक रोड है। पहली सुरंग 980 मीटर लंबी है और इसमें सिंगल ट्यूब है। दूसरी सुरंग क्या है? तो 1555 मीटर लंबी है, इसमें 2 ट्यूब है। एक ट्यूब में यातायात के लिए और दूसरी ट्यूब आपातकालीन सेवा के लिए भी इसमें बनाया गया है। इन दोनों सुरंगों को जोड़ने वाली लिंक रोड क्या है? तो ये 1200 मीटर या लगभग 1.2 किलोमीटर की बनी हुई है। ठीक है, 825 करोड़ का इसमें है जो खर्च आया है और यह हर मौसम में खुली रहती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। और यह सुरंग असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ती है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेला सुरंग किसको जोड़ती है? तो असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ती है। आप जानते हैं कि तेजपुर जो ये जगह है, ये तेजपुर कहाँ? जहाँ पे गंगा जल फिल्म जो जिसमें अजय देवगन IPS बनता है, और ये वहीं पे तेजपुर में फिल्म की शूटिंग की गई थी, असम के तेजपुर में। तेजपुर से तवांग तक की यात्रा का समय कितना घट जाएगा? तो 1 घंटे से ज्यादा इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, यह सुरंग सैनिकों, हथियार और मशीनरी को भी तेजी से ट्रांसफर करने में मदद करेगी। और इस सुरंग से सेना को चीनी सेना की नजरों से बचकर अपने सामान और सैनिकों को ले जाने में मदद मिलेगी। इस सुरंग के निर्माण में किसका? तो ऑस्ट्रियाई सुरंग विधि का इस्तेमाल किया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। और किसका? तो ऑस्ट्रियाई सुरंग विधि का इसमें प्रयोग किया गया है निर्माण करने में। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 27th कांस फिल्म फेस्टिवल? और आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनसुईया सेनगुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनसुईया सेनगुप्ता है यहाँ पे कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है। और यह पहली भारतीय अभिनेत्री कौन सी है? तो अनसुईया सेनगुप्ता है। और उन्हें यह अवार्ड साल 2024 में आई फिल्म क्या? तो सेमलेस में इसका जो किरदार था किस तरह से था? वो देह व्यापार, यानी कि जो क्या? तो देह व्यापार के रूप में इनका किरदार दिया गया था इस फिल्म में। इसलिए ये भूमिका इसमें महिला की इस तरह से जो देह व्यापार की भूमिका निभाती है इसमें। और अनसुईया को यह अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में मिला था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से फिल्म के लिए? सेमलेस के लिए। और किसको मिला? अनसुईया सेनगुप्ता को। और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री है कौन? अनसुईया सेनगुप्ता। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड विल ऑपरेट विच टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट इन ईरान? सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि चाबहार पोर्ट है कहाँ पे? तो ये ईरान में है। इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है कहाँ पे? ईरान में। क्योंकि जानते हैं कि पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया है जो जा नहीं सकता, जिस कारण से वो क्या होता है, किस तरह से जानते हैं
ये क्या, तो यह इंडिया का यहाँ से मुंबई से अगर जाना है तो यहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू न जाकर क्या होगा, तो ये ईरान जाएगा, ईरान के थ्रू जाकर के फिर क्या होगा, ये अफगानिस्तान जाएगा। कहाँ से, ईरान यहाँ पे अगर लोकेशन है तो ईरान से फिर क्या अफगानिस्तान जाएगा, जिस कारण से सेंट्रल एशिया में यानी कि जो अफगानिस्तान से ऊपर क्या है तो किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में वहाँ से जो मिनरल रिसोर्सेज को प्राप्ति करने के वहाँ के ट्रांसपोर्ट करने के लिए है जो इंडिया का ये प्रयास रहा है कि वो चाबहार पोर्ट पे यह जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहीं पे क्या हुआ कि ग्वादर पोर्ट भी चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, ये पाकिस्तान के सहयोग से। ठीक है, किसको टैकल करने के लिए, तो चाबहार पोर्ट को टैकल करने के लिए। ठीक है, कह रहा है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड विल ऑपरेट 20 टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट इन ईरान। तो इसका आंसर क्या है, शहीद बेहेस्ती टर्मिनल, यानी कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए शहीद बेहेस्ती टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन करता है और 10 साल का इसमें समझौता किया। कितना, तो 10 साल का इसमें समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत आईपीजीएल ने टर्मिनल को आधुनिक बनाने के लिए 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने का भी फैसला किया है। ठीक है, भारत ने भी इसमें बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए कितना, तो 250 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता भी प्रदान किया है। और चाबहार बंदरगाह की जानते हैं कि ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है। डीप वाटर ईरान का पहला पोर्ट कौन सा है, तो ये चाबहार बंदरगाह है और यह ओमान की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। ओमान की खाड़ी यानी कि ओमान की खाड़ी से ये क्या है, उसी के नजदीक है। ईरान को समुद्री रास्ते से बाकी देशों से ये जोड़ता है। किसको, ईरान को समुद्री रास्ते से बाकी देशों से जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल INSTC कह रहा है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो क्या, तो ईरान से ऊपर क्या, तो सेंट्रल एशिया और ईरान को दोनों को कनेक्ट करता है, क्या INSTC करता है। यह रेल सड़क, रेल में रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से और फिर क्या, तो जहाज के जरिए माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल ये किया जाएगा। कौन, INSTC। भारत ने यहाँ कई उपकरणों की आपूर्ति की है जिनमें 6 मोबाइल हार्बर क्रेन भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस बंदरगाह से भारत से अफगानिस्तान तक गेहूं और दालें भी भेजी गई थी। किसके द्वारा, ये भारत के द्वारा। कहाँ पे, अफगानिस्तान में, किसके थ्रू, तो INSTC यानी कि इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है, तो मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी भी है इंडिया। कह रहा है व्हाट इज द इंडियाज स्टेटस इन अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, तो कंसल्टिंग पार्टी विद वोटिंग राइट्स यानी कि एक पार्टी का मेंबर भी है और उसको वोटिंग देने का अधिकार भी है इंडिया का। ठीक है, तो भारत अंटार्कटिका संधि का एक प्रमुख सदस्य भी है और एक सलाहकार पक्ष भी है, इसको भी ध्यान रखना है। भारत के पास अंटार्कटिका संधि से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भाग लेने का इसको अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसके सदस्य है और इसके सलाहकार पक्ष में भी शामिल है। भारत अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। भारत ने अंटार्कटिका में कौन सा, तो मैत्री नामक का एक अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाया है यानी कि एक परमानेंट रिसर्च सेंटर बनाया है। कहाँ पे, अंटार्कटिका में। यह केंद्र सिरमार्कर ओएसिस नाम की चट्टानी पहाड़ी पर बना है। कहाँ पे, सिरमार्कर ओएसिस नाम की चट्टानी पहाड़ी पर बना है। और भारत ने मैत्री के आसपास एक मीठे पानी की झील भी बनाई है जिसका नाम रखा गया है, आपको यह ध्यान रखना है, क्या नाम है, तो इसका प्रियदर्शनी झील रखा गया है। इसका नाम क्या है, प्रियदर्शनी झील रखा गया है। भारत अंटार्कटिका में दुर्लभ मृदा तत्वों यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और आकलन के लिए दूसरे देशों के साथ सहयोग भी कर सकता है। और भारत ने अंटार्कटिका में पर्यटन और गैर सरकारी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक ढांचा बनाने का भी प्रस्ताव ऐसा रखा है, रिजोल्यूशन रखा है, क्योंकि सलाहकारी पक्ष का भी सदस्य है कौन, इंडिया है। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रियदर्शनी झील कहाँ पे है, तो ये अंटार्कटिका में है। पूछ देगा ऑप्शन के अंटार्कटिका में है या आर्कटिक में है या फिर दूसरे महाद्वीप में है, तो ध्यान रखना है कहाँ का, ये प्रियदर्शनी झील कहाँ है, तो ये है जो अंटार्कटिका में है, याद रखना है। और मैत्री जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है कि सत्यकथन का चयन करना है कि कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में न करके कहाँ पे किया है, तो ये किया है जामताड़ा। कहाँ पे, जामताड़ा कहाँ पे है, ये झारखंड में है। कहाँ पे, झारखंड में है।
ठीक है, जामताड़ा कहाँ है? तो झारखंड में है, याद रखना है। और जामताड़ा किसके लिए फेमस है? तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है, वो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का सेंटर है जामताड़ा। यदि आपने जामताड़ा का वेब सीरीज नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब या टेलीग्राम पे कहीं आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप जामताड़ा देख सकते हैं। बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा किस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है और किस तरह से उसको अंजाम दिया जाता है, इसमें पूरी तरह दिखाया गया है जामताड़ा में। और कह रहा है यह इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। किसको? तो इसका आंसर ये है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हैज बीन गिवन द लीडरशिप फॉर दिस वर्क। जो हो रहा है कहाँ पे? तो कोयला मंत्रालय ने कहाँ पे? जामताड़ा में। कहाँ पे? जामताड़ा में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो इसमें कह रहा है सत्य कथन का कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ओनली 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी क्या है? तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले में कस्ता कोयला ब्लॉक में यथास्थान भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। और खदान से कोयला नहीं निकाला जाएगा और कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया खदान के भीतर में ही किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य क्या है? तो यह साबित करना है कि कोयला युक्त स्थल पर भूमिगत गैसीकरण आर्थिक रूप से ये व्यवहार्य रूप से सफल है। और यह कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी मूल्यवान गैसों में ये बदल देगा। इन गैसों का उपयोग कहाँ होगा? तो सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ईंधन, उर्वरक, विस्फोटक और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत को भूमिगत कोयला गैसीकरण क्षेत्र में अग्रणी बनाना इसका भी मुख्य उद्देश्य रहेगा। और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में जानते हैं कि यह एक सहायक कंपनी है। किसका? तो ये कोल लिमिटेड, इंडिया कोल लिमिटेड का एक सहायक कंपनी है और यह पश्चिम बंगाल और झारखंड के कोयला क्षेत्र में यह सक्रिय है, एक्टिव है। यह पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया और बांकुरा जिले में स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र को भी संचालित करता है। आप जानते हैं कि रानीगंज ये कोयला क्षेत्र है, वहीं से सबसे पहला बार क्या हुआ था? कोयला निकाला गया था। कब? 1774 में कोयला खदान स्टार्ट किया गया था। सबसे पहली बार कोयला का खदान कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो ये रानीगंज से सबसे पहली बार कोयला खदान, कोयला का माइनिंग कहाँ से हुआ था? कहाँ से? रानीगंज। याद रखना है कहाँ से? रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल में है। यह झारखंड राज्य के धनबाद, देवघर और गोड्डा जिले में स्थित शहर जूरी कोयला क्षेत्रों और राजमहल कोयला क्षेत्रों का संचालन करता है। और ईस्टर्न कोलफील्ड्स का इतिहास क्या है? तो 1774 में अंग्रेजों द्वारा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में कोयला खनन की शुरुआत से देखा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है। तो 1774 में सबसे पहले रानीगंज कोयला क्षेत्र से ही कोयला का खनन स्टार्ट होता है। इसका मुख्यालय है सेंटोरिया, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल में। और इसके अभी एमडी कौन से हैं? तो समीरन दत्ता इसके एमडी हैं। ठीक है। CAR-T यानी CAR-T सेल थेरेपी निम्नलिखित से किस प्रकार का नया रूप है? CAR-T सेल थेरेपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर हो जाए सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। करा चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर यानी CAR-T सेल थेरेपी एक प्रकार का कैंसर उपचार है। क्या है? एक कैंसर उपचार है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन पर हमला करने में मदद करती है। यानी कि इम्यून सिस्टम जो हमारा है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, उसको ये डायरेक्शन देता है कि आप उसे वैसे सेल, वैसे कोशिका जो कैंसर को बढ़ावा देता है उसको पे अटैक करो और उसे शरीर से बाहर करो, उसे खत्म कर लो। यह एक प्रकार की सेल आधारित जीन थेरेपी है जिसमें रोगी की टी कोशिकाओं को आनुवांशिक रूप से संशोधित करके उन्हें कैंसर कोशिकाओं से बांधने और उन्हें मारने में मदद करती है। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें टी कोशिका एकत्रित करना, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मिलान करना है कि टोलैम कौन सा है? कौन है? तो टोलैम कौन है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति है। कौन? वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? टोलैम है। जबकि जॉन सलिवन क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष है। जॉन सलिवन कौन है? अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष। जबकि लुइस अविनादर क्या है? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक कौन है? तो ये लुइस अविनादर है। और आंद्रेई बेलोसोव कौन है? तो ये है जो रूस के रक्षा मंत्री हैं। कौन? तो ये रूस के रक्षा मंत्री हैं। रूस के रक्षा मंत्री, याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस, यानी अभी जो 5G डिवाइस अभी चलाया जा रहा है, 5G इंटरनेट 5th जनरेशन का, और उसके बाद सबसे पहले किस देश के द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? इस तरह से प्रोटोटाइप एक उस तरह से पहले एक बनाया जाता है, उस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया गया है।
तो ये किसके द्वारा? जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है 6G डिवाइस का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। देख सकते हैं आगे कि दुनिया के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण 2024 मई में किसके द्वारा? तो जानते हैं कि फुजित्सु सहित जापानी कंपनियों के एक संघ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जापान के द्वारा, याद रखना है। ठीक है, और इसमें यह डिवाइस 100 गीगाबिट्स प्रति सेकंड की गति से डेटा को संचारित कर सकता है। जो 5G जो 5G अभी चल रहा है 5th जनरेशन, इससे कितना गुना तेज है? तो इससे 20 गुना तेज है। कितना? तो 20 गुना तेज है। और यह उपकरण घर के अंदर 300 फीट तक की दूरी तथा बाहर संभवतः इससे भी अधिक दूरी तय कर सकता है। यह डिवाइस 2 आवृत्ति बैंडों पर काम करता है, 100 गीगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है, और यह प्रौद्योगिकी वास्तविक समय होलोग्राफिक संचार और अधिक गहन आभासी एवं समर्थित वास्तविकता अनुभव जैसे अनुप्रयोगों को सक्षम कर सकती है। ठीक है, हालांकि यह डिवाइस एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन 6G अभी भी विकास के शुरुआती चरण में है। इससे पहले यह तकनीक व्यावसायिक रूप से व्यवहार हो सके, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अपडेट और नए उपकरणों की आवश्यकता होगी। 6G को 2030 के दशक की शुरुआत तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। अभी तो 5G लॉन्च ही हुआ है। ठीक है, अभी 5G चल रहा है। अगला प्रश्न है कि 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि इसमें कौन से कथन सत्य है। कि लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंडर द उल्लास प्रोग्राम यूथ इन लद्दाख आर बीइंग ट्रेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें यूथ को ट्रेन किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं, उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसमें ट्रेन किया जा रहा है। शिक्षा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसके थ्रू? उल्लास कार्यक्रम के थ्रू। और ये केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। तो ये गलत हो जाएगा। किसके द्वारा? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किसका? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक है, यहाँ पे मंत्रालय का नाम हमेशा है जो आपको उलट पुलट के दे सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दोनों कथन क्या है? तो असत्य सत्य है। ठीक है, इसमें कह रहा है सत्य पूछा है, तो दोनों कथन क्या है? तो असत्य है, यानी कि कोई भी इसमें सत्य नहीं है, ना तो 1 है और ना ही 2 है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म है। उल्लास का पूछ सकता है क्वेश्चन कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि मोस्टली जो स्टेट्स होते हैं उसको 60% सेंटर के द्वारा खर्च दिया जाता है और 40% स्टेट के द्वारा उसमें वहन किया जाता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ऐसे होते हैं जिसमें 90% केंद्र सरकार के द्वारा और 10% क्या तो उस स्टेट के द्वारा उसमें खर्च किए जाते हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें तो पूरी तरह से केंद्र का ही रहता है। और यह योजना 2022 से 27 तक लागू की जा रही है। इस योजना के बारे में जानते हैं कि इसका मकसद उन वयस्कों को, उन एडल्ट्स को सशक्त बनाना है जिन्हें उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाई है, उसे शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के मुताबिक बनाई गई है। तो जानते हैं कि NEP का किसके रिकमेंडेशन पे आता है? तो के कस्तूरी रंजन कमेटी के अनुशंसा पे आता है। कस्तूरी रंजन समिति के अनुशंसा पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आती है। और इसमें क्या होता है? ठीक है, 5+3+4 इस तरह से एजुकेशन सिस्टम इसमें इस्टेब्लिश किया गया है। जबकि इसके पहले क्या? तो कोठारी कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। क्या? तो जैसे हम लोग कह रहे थे क्या? तो 10+2+3। ठीक है, इस तरह से चला आ रहा था कि पहले 10th तक पास करना है, उसके बाद 11th 12th करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है। और ये किसने रिकमेंड किया था? तो कोठारी कमीशन ने। क्या? कोठारी आयोग ने किया था ऐसा रिकमेंडेशन। ठीक है, यह देखते हैं कि इस योजना में स्वयं सेवी शिक्षकों को अनुभवात्मक शिक्षा भी सिखाई जाती है, यानी कि जो ऐसे टीचर जो चाहते हैं कि वॉलंटरी एजुकेशन प्रोवाइड करें उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इस योजना में प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे शिक्षार्थियों और स्वयं सेवी शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, जीवन कौशल, व्यवसायिक कौशल और सतत शिक्षा की जानकारी दी जाती है। और इस योजना का क्रियान्वयन जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के जरिए होता है। और 15 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को साक्षर बनाया जाता है, इसका यह मुख्य उद्देश्य है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पे आयोजित की गई? वेयर हैज बीन द 27th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड? यहाँ पे कहाँ पे? तो जेनेवा में। जानते हैं कि WHO
का जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर भी जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 को होती है। कब, 7 अप्रैल 1948 को। जिस कारण से 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान सदस्य देशों ने मानव कोशिका यानी ह्यूमन सेल्स और टिश्यू सहित अंग प्रत्यारोपण, यानी कि किस तरह से ह्यूमन का सेल और टिश्यू भी ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की पहुंच बढ़ाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में 194 सदस्य देशों के 300 प्रस्तावों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 में संशोधन को अपनाया गया। और यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और महामारी संबंधी आपात स्थितियों का पूर्वानुमान लगाने और उनका प्रबंधन करने के लिए देशों की क्षमता को बढ़ाने में ये तैयार किया गया है। भारत ने विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस विनिमय के संशोधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। किसने, इंडिया ने। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है, तो ये गृह मंत्रालय के तहत संचालित होता है। कह रहा है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि आई यहाँ पे 4C है, 1 2 3 4, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, I4C, विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली, ऑपरेट्स अंडर होम मिनिस्ट्री। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किसके द्वारा, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग यानी CIS डिवीजन के तहत की गई। I4C का मकसद देश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र यानी कोऑर्डिनेशन सेंटर है जो बनाने का इसका मुख्य मकसद है। और इसकी स्थापना कब होती है, 5 अक्टूबर 2018 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन 10 जनवरी 2020 को होता है। और इसका मकसद कानूनी प्रवर्तन एजेंसी यानी कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है उसकी क्षमता को बढ़ावा देना है। और साइबर अपराध से निपटने वाले विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करना है। और देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल बिंदु के रूप में काम करने की परिकल्पना भी की गई है। अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने IIT और IIIT जैसे संस्थानों के साथ समझौता किया है ताकि साइबर सैनिकों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक्स में प्रशिक्षण इसमें मिल सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्राइम सीन होते हैं वहाँ पे वो इस तरह से फॉरेंसिक की सहायता से ज़्यादा क्राइम जो सीन होता है वहाँ पे उसका जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढ सके किसने वो क्राइम किया है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू किया गया, तो कहाँ पे, यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। द कंट्रीज लार्जेस्ट स्किल प्रोग्राम इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2024 स्टार्टेड रिसेंटली एट न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ पे होता है, 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू होता है। कहाँ पे, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में स्थापित किया जाता है। और इसमें 61 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों के कौशल का प्रशिक्षण करेगी और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा यानी अपनी टैलेंट को दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 के आयोजक कौन होते हैं, तो इसका आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया गया है। और देख सकते हैं क्या है, किसके द्वारा, तो ये केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तहत ये एक शीर्ष कौशल विकास एजेंसी है। ठीक है, और यह हर 2 साल में आयोजित की जाती है। यह प्रतियोगिता राज्य सरकार, उद्योग सेक्टर, कौशल परिषद, राज्य कौशल विकास मिशन, कॉर्पोरेट्स और भागीदार संस्थानों के द्वारा ये समर्थित सपोर्टेड होता है। NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत परवाल भित्तियां विरंजित हुई है, यानी कि उसका कलर चेंज हुआ है। यानी कि वैसे कोरल जिसे बोलते हैं क्या, तो कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। क्या, कोरल ब्लीचिंग, इसको क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। क्या होता है कोरल्स क्या होता है कि वो समुद्र के अंदर या जो ओशंस में नीचे होते हैं उस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़ों पे ये बने होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जब ये कोरल ब्लीचिंग होती है यानी कि ओशियन का जब एसिडिफिकेशन होता है, यानी कि किस तरह अम्लीकरण ज्यादा हो जाता है जिस कारण से यह अपना रंग छोड़ना स्टार्ट कर देता है, इसका कलर ब्लीच हो जाता है, जिस कारण से ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। और एक इन्वायरमेंट का नुकसान पहुंचाने का जैसे एक इंडिकेटर भी है कि हाँ, यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह से इन्वायरमेंट नुकसान पहुंच रहा है, कितना ज़्यादा ये कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। जितना ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग होगा उससे हमको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट का बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द
NOAA, what percentage of the world's coral reefs bleached last year? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 60% हो जाएगा। 60% ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन NOAA के अनुसार दुनिया के 60% प्रवाल भित्तियों में ने पिछले 12 महीनों में ब्लीचिंग का कारण बनने के लिए गर्मी के तनाव का अनुभव किया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसमें टेम्परेचर उसमें देखने को मिला, जिस कारण से वो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट वो अपना सतह छोड़ रहा था, यानी कि उस तरह से वो जो बना हुआ था ये कलर अपना छोड़ता जा रहा था। यह रिकॉर्ड पर चौथा मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट है जिसमें पिछले 1998 और 2017 के बीच हुए थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यूपीएससी में लेवल पे क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार कोरल ब्लीचिंग इतना मास लेवल पर देखा गया जो 60% हुआ, लेकिन इसके पहले भी 1998 और 2017 के बीच में ऐसा देखने को मिला था। ब्लीचिंग चट्टानों को बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है और उनके द्वारा समर्थित जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यानी कि ये पहुंचता क्या, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस इससे ज्यादा देखने को मिलती है। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? व्हाट इज डायसन स्फीयर रिसेंटली इन द न्यूज? तो क्या है? एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। ए हाइपोथेटिकल यानी कि एक इमेजिनरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाया गया टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ ए स्टार, कि क्या होता जब यदि सूर्य के सारे एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता, सारे एनर्जी को, तारा का जितना एनर्जी है उसको एक जगह ले आया जाता, तो क्या होता, ऐसा परिकल्पना किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से क्या होगा अगर मनुष्य सूर्य की सारी ऊर्जा का दोहन कर सके, क्या होगा अगर अंतरिक्ष सभ्यताओं ने पहले ही तारों की ऊर्जा का दोहन करना सीख लिया हो। 1960 में भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री फ्रीमन जे डायसन ने इस अद्भुत उपलब्धि को हासिल करने के लिए परिक्रमा करने वाले सौर संग्राहकों के उपयोग का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पहले इस एक विचार प्रयोग के रूप में खोजा, यानी कि पहले एक थ्योरी के रूप में ऐसा डिसाइड किया। आजकल हम इन मेगा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो डायसन स्फीयर के नाम से पुकारते हैं, और कुछ खगोल शास्त्री उनकी खोज करना भी चाहते हैं कि किस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं, ऐसा मतलब बनाया जा सकता है या नहीं। फोनपे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई की सेवा शुरू की है? तो जानते हैं यूपीआई की सेवा भारत में शुरुआत कब की जाती है? 2016 में इसकी स्थापना स्टार्ट की जाती है। और किसके अंदर ये कार्य करती है? तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर ये कार्य करती है। और एनपीसीआई की स्थापना कब होती है? 2008 में इसकी स्थापना की जाती है। और बता दें कि यूपीआई जो या फिर एनपीसीआई जो कार्य करती है, किसी के ये वित्त मंत्रालय के अंदर नहीं कार्य करती है, किसके अंदर कार्य करती है? तो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के सहयोग से ही 2008 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जितने सारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई जितने चाहते हैं, जितने होते हैं, सारे किसमें कनेक्टेड, किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? एनपीसीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, जो एक नन ऑर्गेनाइजेशन है। एक क्या है? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये कहाँ पे? तो ये श्रीलंका में। फोनपे ने अपना हाल ही में किस देश में यूपीआई की सेवा शुरू किया है? इन विच कंट्री हैज फोनपे रिसेंटली लॉन्च्ड यूपीआई सर्विसेज? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, श्रीलंका। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज, ठीक है, क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि श्रीलंका में लॉन्च किया गया फोन पे यूपीआई। हालांकि यूपीआई का जब बात करते हैं तो यूपीआई मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, यूएई, नेपाल आदि देशों में भी, टोटल 8 देशों में यूपीआई अभी संचालित की जा रही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डिजिटल भुगतान सेवा यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए फोनपे ने हाल ही में लंका पे, क्या? तो लंका पे के साथ हैंड टूल्स के लिए श्रीलंका में यूपीआई भुगतान शुरू किया है। कंपनी की सुविधा यूपीआई और लंका पे पैनल नेशनल नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका जाने वाली भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि वो श्रीलंका जाते हैं तो विजिट करने, कोलंबो, ये सब कोई भी शहर जाते हैं तो वहाँ पे स्कैन करके फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी WEF के द्वारा। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा, एक कंट्री के रूप में मान्यता प्रदान किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
देखते हैं तो स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे तीनों देशों ने मई 2024 में, यहाँ करंट की बात की जा रही है, तो मई 2024 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज, स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो साचेंज ने कहा था कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना मध्य पूर्व में शांति का एकमात्र रास्ता है। ठीक है। और स्लोवानिया की बात करते हैं तो जून 2024 में स्लोवानिया की संसद ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता प्रदान की। स्वीडन 2014 में दिया। स्वीडन फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाला पहला यूरोपीय संघ सदस्य बना था। इसको भी ध्यान रखना है, कौन? स्वीडन। बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया, इन 6 देशों ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान की। फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान करने वाले अन्य देशों में सऊदी अरब है, मिस्र है, जॉर्डन है, ईरान है, इराक है, यमन है, ओमान, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे कई मुस्लिम देश के साथ साथ भारत भी इसमें शामिल है। भारत ने भी इसको मुस्लिम क्या, तो इसको फिलिस्तीन को मान्यता प्रदान किया है। इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT जोधपुर हो जाएगा। IIT जोधपुर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। Which institute has recently presented a research report on air pollution and health effects in North India? तो आंसर ऑप्शन सी IIT जोधपुर हो जाएगा। IIT जोधपुर ने उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक शोध रिपोर्ट प्रकाशित किया है। और इस शोध में दिल्ली के अंदर, कहाँ पे? दिल्ली के अंदर और बाहर 5 इंडो गैंगेटिक मैदानी स्थलों पर अध्ययन किया। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष रहे कि पूरे क्षेत्र में पीएम मतलब क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। पीएम मतलब क्या? पार्टिकुलेट मैटर 2 और 2.5 इस तरह से होता है। ठीक है। कह रहा है कि इसकी सांद्रता एक जैसी है, लेकिन स्थानीय उत्सर्जन स्रोतों और निर्माण प्रक्रियाओं की वजह से रासायनिक संरचना में काफी अंतर है। सूक्ष्म पीएम 2.5 के स्रोतों को पहचान की गई और उसका योगदान भी बताया गया। ठीक है। सीधे उत्सर्जित पीएम और वायुमंडल में बनने वाले पीएम में काफी अंतर है। ठीक है। भारत में वायु गुणवत्ता के अध्ययन के लिए टेरी क्या है? तो टेरी एक अग्रणी संस्थान है। टेरी ने वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी का विश्लेषण करने के लिए कई अत्याधुनिक तकनीक भी विकसित किया है। अगला प्रश्न है 28 नंबर की नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यहाँ पे देख सकते हैं कि नासा का फुल फॉर्म, ये निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा और इसरो के द्वारा सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया जा रहा है, सैटेलाइट। ठीक है। इसके बारे में बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य है। निसार पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्तियों का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग उपग्रह बना है। ठीक है। निसार विल बी द फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट टू यूज डुअल फ्रीक्वेंसीज टू ऑब्जर्व द अर्थ सरफेस। ये यहाँ पे सही है। ठीक है। यहाँ पे बुक में आपको आंसर यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे सुधार कर सकते हैं कि निसार हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी को यह कवर करने का प्रयास करेगा, पूरी पृथ्वी को यह कवर करेगा, पूरी तरह माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा कि निसार विल कवर द इंटायर अर्थ एवरी 12 डेज। और उपग्रह का एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार वनस्पति, बर्फ और मिट्टी के माध्यम से गहराई में प्रवेश करने में सक्षम है ताकि सतह के परिवर्तनों और आंदोलनों की छवियों को कैप्चर किया जा सके। The satellite's S-band synthetic aperture radar is capable of penetrating deep through vegetation, snow and soil to capture images of surface changes and movement। तो बहुत सारा इसका इस तरह से इसका योगदान रहेगा। इसमें करेक्ट कौन सा है? तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन करेक्ट। यहाँ पे आंसर सुधार कर लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से निसार ऑब्जर्वेटरी है जो नासा और इसरो के कंट्रीब्यूशन से बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा, दोनों के द्वारा ये बनाकर मिलाकर बनाया गया है। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि निसार क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार दुनिया का पहला ऐसा रडार इमेजिंग उपग्रह होगा जो पृथ्वी की सतह का निरीक्षण करने के लिए दोहरी आवृत्ति यानी कि डुअल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेगा। यह पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया का अध्ययन करेगा और पृथ्वी के पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों के बारे में भी जानकारी हासिल करेगा। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यह उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की करीब पूरी जमीन और बर्फ की सतह का निरीक्षण भी करेगा और यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में यह है जो फंक्शन करेगा, वेधशाला है। यह कम से कम 3 साल तक काम करेगा। कितना? तो और इसे लॉन्च किया जाएगा कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा, श्रीहरिकोटा से। ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 75/25 पहल का लक्ष्य है। 75/25 पहल का लक्ष्य कौन सा है इसमें? तो इसको ध्यान रखना है कि 2025 तक
ये हो गया 2025 तक उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी कि डायबिटीज से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है 75/25 का। किससे स्क्रीनिंग 75 मिलियन इंडिविजुअल्स फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज बाई 2025 एंड प्रोवाइडिंग देम विद स्टैंडर्ड केयर, इसका मुख्य लक्ष्य है इसका 75/25 इनिशिएटिव का। ऑप्शन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 75/25 पहल भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के द्वारा है जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है, 2025 तक उच्च रक्तचाप या मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों की जांच और उपचार करना। 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं, तो 10 लाख लोग। ठीक है, तो लगभग 7.5 करोड़ के आसपास हो जाएगा। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए मानक देखभाल प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या वृद्धि, स्क्रीनिंग करेगा, गैर संचारी रोगों से मुकाबला करने के लिए इसमें इम्यून सिस्टम भी डेवलप करने का प्रयास कराएगा। ठीक है, अब हम आगे यहाँ देख सकते हैं इस पहल की घोषणा कब होती है, 2023 में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पर G20 सह ब्रांडेड कार्यक्रम में इसका है जो घोषणा की जाती है। हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना की शुरुआत किया है, तो कहां पे, तो ये असम के द्वारा, असम सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन इन द स्टेट, तो आंसर इज ऑप्शन डी इज असम। देख सकते हैं हेमंत बिश्व शर्मा है, कहां के, तो ये असम के सीएम है। इनके द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जून 2024 में, कब, जून 2024 में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत की गई। राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत लगभग 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल इसको हेल्प दिया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को 1000 रुपये मासिक, डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली लड़कियों को 1200 रुपये और स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी कर रही है या फिर बीएड कर रही है उसको पढ़ने वाली लड़कियों को 2500 रुपये महीना उसको दिया जाएगा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के तौर पर। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है, तो ज्योति रात्रे है। हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन टू कंकर माउंट एवरेस्ट रिसेंटली, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ज्योति रात्रे। यहाँ देख सकते हैं ज्योति रात्रे है जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। ठीक है, कब, तो ये 55 साल की उम्र में ये चढ़ती है। कब, 55 साल की उम्र में। ज्योति रात्रे ने बोलीवियाई पर्वतरोही डेविड ह्यूगो आयावेरी के नेतृत्व में 8 किलोमीटर ठीक है एक्सपेडिशन के 15 सदस्यीय अभियान दल के हिस्से के रूप में यह है जो उपलब्धि हासिल की। ठीक है, यह एक उद्यमी थी और भोपाल में स्कूल यूनिफॉर्म के कारोबार में ये शामिल थी, एक बिजनेस वीमेन थी। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए समय बिताया और पर्वतारोही बनने का सपना पूरा किया। ठीक है, और ज्योति रात्रे ने आइलैंड पीक, एलब्रस, किलिमंजारो और कोसी उज्को जैसी अन्य चोटियों पर भी फतह प्राप्त की है। 2021 में 52 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एलब्रस और माउंट किलिमंजारो जैसे 2 महत्वपूर्ण चोटियों पर भी ये चढ़ाई की थी। कौन, ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल की शुरुआत किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। यानी कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, तो आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे देख सकते हैं पीआईबी में दिया गया है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में ने शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन समर्पण फ्रेमवर्क लॉन्च किया। ठीक है, इसका देख सकते हैं कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो कह रहा है कि स्वच्छता की खोज स्वच्छता की ज्योत शीर्षक से यह पीयर लर्निंग वेबिनार सीरीज के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसका याद रखना, स्वच्छता की ज्योत। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाने के लिए चल रहे जन आंदोलन कचरा मुक्त शहर को और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारे जो समझा रहे हैं वो हम समझा पाने में सक्षम है, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि किस तरह से आपका सेशन ये जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की है। तो क्रिप्टो माइनिंग में क्या होता है कि बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी के, जैसे कि अभी हैमस्टर $1 कॉइन्स अभी लॉन्च किया गया हैमस्टर। ठीक है, उसमें हमने भी अभी मुझे भी मिला है, उसमें आपको 300
हेमेस्टर कॉइन्स हमें भी प्राप्त किया गया है, जिसका अभी आज से उसका सेलिंग स्टार्ट हो गया है, लिस्टिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा किसने किया है? तो भूटान ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड टू सेट अप क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन? आंसर इज ऑप्शन ए, भूटान हो जाएगा। ठीक है, भूटान बना चौथा सबसे बड़ा बिटकॉइन रखने वाला देश बन गया है, ये जिसका भारत हमेशा शुरू से क्या रहा है? विरोधी रहा है। तो छोटा सा हिमालय देश भूटान क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में गुपचुप तरीके से एक अहम खिलाड़ी बन गया है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 780 मिलियन डॉलर, कितना? 780 मिलियन डॉलर की बिटकॉइन के एसेट के साथ भूटान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बिटकॉइन धारक देश यह बन गया है। और एक बिटकॉइन बराबर आपको बता दें कितना होता है, तो लगभग ये एक बिटकॉइन बराबर अभी मार्केट में लगभग चल रहा है क्या? तो एक बिटकॉइन बराबर $33 के आसपास चल रहा है। ठीक है, $33 के आसपास चल रहा है। ठीक है, कह रहा है इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शीर्ष पर रहे हैं और अपनी जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा भूटान ने बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में रखा हुआ है। भूटान ने यह बिटकॉइन रिन्यूएबल हाइड्रो पावर इको फ्रेंडली माइनिंग के जरिए प्राप्त किया है, जिसका कंट्रोल देश के स्वामित्व वाली कंपनी क्या? तो ड्रूक होल्डिंग के पास है। और बिट डियर के साझेदारी कर भूटान का प्लान ने 2025 तक अपनी माइनिंग को 600 मेगावाट तक यह बढ़ाने का कार्य किया है। और इसको पूरी तरह से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में काम करता है, पर्यावरण सुरक्षा में कार्य करता है, तो ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भूटान है। और इसी में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में ही ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइंस ये जो इन्वेस्ट किया है। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? यानी कि रिसेंटली उजानी डैम वाज इन न्यूज, लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र हो जाएगा। उजानी डैम भारत के महाराष्ट्र राज्य के कहां पे है? सोलापुर जिले में है, सोलापुर में। यह भीमा नदी पे बना है, याद रखना है। आपको पूछ सकता है कि कहां पे? तो यह भीमा नदी पे बना है, यह है जो उजानी डैम है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी। कृष्णा नदी की सहायक क्या है? तो भीम। और भीम और कृष्ण दोनों आप याद रख सकते हैं, महाभारत के दोनों पात्र हैं। भीमा नदी पर बना है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उजानी बांध को भीमा बांध या भीमा सिंचाई परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह बांध मिट्टी भरण सह चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है, यानी ग्रेविटी डैम है। इसकी ऊंचाई 63 मीटर है और इसकी कुल लंबाई क्या है? तो 2534 मीटर है। और यह बांध विशाल बेसाल्टिक चट्टान संरचना पर बना हुआ है और इसका निर्माण 1977 से 1980 के बीच हुआ था। इस बांध से मत्स्य पालन, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक जल आपूर्ति जैसी सुविधाएं भी प्राप्त की जाती है। और यह बांध भीमा घाटी में बना सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, यह बांध 14,858 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र को भी यह रोकता है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? यानी रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रिसीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, यानी JWL ऑनर? तो इसका आंसर तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा। इसी का पहले नाम क्या था? त्रिवेंद्रम था। क्या? त्रिवेंद्रम था। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ ने, यानी कि क्या है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा, CII के द्वारा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त हुआ है। हवाई अड्डे ने लैंडफिल से कितना? तो 99.50% कचरे को यहां से हटा दिया है, जिसमें से 100% प्लास्टिक और नगरपालिका का ठोस कचरा, सॉलिड वेस्ट भी इसमें शामिल था। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखन क्या है? तो यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो व्हाट इज प्लैनेटरी अलाइनमेंट? रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से एक ही रेखा में यहाँ पे दिखाया गया है। एक ही रेखा में यहाँ पे क्या रहता है? तो बहुत सारे ग्रह इसमें एक ही रेखा में देखे जाते हैं। ठीक है, अगले महीने 3 जून को 6 ग्रह जैसे कि बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आकाश में एक सीध में होगा, यानी कि एक ही सीधा रेखा में दिखाई देगा। यह संरेखण परिप्रेक्ष्य का एक ऑप्टिकल भ्रम है जो पृथ्वी से दिखाई देगा। मंगल और शनि नंगी आंखों से दिखाई देंगे। कौन? मंगल और शनि, यानी कि मार्स और सैटर्न, हालांकि धुंधले रूप में, जबकि यूरेनस और नेपच्यून को दूरबीन की आवश्यकता होगी देखने के लिए। सूरज से उनकी निकटता के कारण बुध और बृहस्पति को देखना क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं कि ASMPA ये क्या है? मिसाइल है। और किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है राफेल
राफेल के द्वारा ये लॉन्च किया गया और ये फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके सहायता से? राफेल के सहायता से। द एयर सोल मोलिन पोटे यानी इज एन एयर लॉन्च्ड लैंड अटैक, यानी कि हवा से सतह पे मार करने वाला अटैक क्रूज मिसाइल है। कौन? ASMP दैट कैरीज ए न्यूक्लियर पेलोड। ठीक है, इट इज ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ फ्रांस न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ये किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा। और ये क्या है? तो सुपरसोनिक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या है, ये सुपरसोनिक है, इंफ्रासोनिक नहीं है। देखिए इंफ्रासोनिक क्या होता है? एक होता है सबसे पहले सोनिक होता है, यानी कि ध्वनि, माने सुना जा सके, विजुअल, ये ऑडिबल होगा। ठीक है, ध्वनि होता है। ठीक है, सोनिक। एक क्या होता है? एक इंफ्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक। एक क्या होता है? अल्ट्रासोनिक होता है। एक अल्ट्रासोनिक होता है। तो इसमें अल्ट्रासोनिक क्या होता है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जो ध्वनि होता है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का जो होता है वो क्या होता है? प्लस जो होता है ध्वनि वो क्या होता है? अल्ट्रासोनिक होता है। और सोनिक क्या होता है? जो 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, कितना? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ये रहता है। ठीक है, और इंफ्रासोनिक क्या होता है? ये इससे लेस देन होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे का होता है जो इंफ्रासोनिक होता है। इसको भी ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड होता है, 331 मीटर। ठीक है, 331 मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन एक मैक के बराबर, एक मैक बराबर क्या होता है? इसको ध्यान रखना है। एक मैक बराबर क्या होता है? लगभग 1225 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से होता है। 1225 किलोमीटर पर आवर के यदि स्पीड से चलता है, ऊपर की ओर चलता है, तो क्या होता है? वो एक मैक के रूप में काउंट होता है। ठीक है, और भी ध्यान रखना है कि जैसे कि इंफ्रासोनिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? 1.2 से लेकर के क्या? तो 1.2 से लेकर के 5 तक जो मैक होता है उसके बीच में इंफ्रासोनिक होता है। जबकि और अल्ट्रासोनिक होता है, फिर सुपरसोनिक होता है, फिर हाइपरसोनिक होता है, फिर रीड हाइपरसोनिक होता है। इस तरह से हाई हाइपरसोनिक होता है। तो क्या होता है? वो 30 मैक से ऊपर का होता है, वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि लेंथ इसका क्या है? 5.38 मीटर। और लॉन्च वेट क्या है? 860 kg। ठीक है, रेंज क्या है? आपको रेंज पे ज्यादा फोकस करना है। किसका? 80 से 300 किलोमीटर इसका रेंज है। और ये 1986 में पहले सर्विस में था, इसको बाद में फिर अपडेट किया गया है। और 200 kg तक ये पेलोड को लेके चल सकता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। ठीक है, एयर से सरफेस पे ये बेस रहेगा, यानी कि हवा से सतह पे ये मार करेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन यानी कि नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ देख सकते हैं इमेज में किस तरह से ये पेन लॉन्च किया गया है। यही पेन है, यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। ये क्या है? दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता के द्वारा इसको पेश किया गया। किसके द्वारा? सौरभ एच मेहता के द्वारा इसको पेश किया गया है। ठीक है, और इसमें पुनर्नवीकरण पेपर भी रिफिल है और इसमें गैर जहरीली स्याही है। ठीक है, और इसके बाहरी हिस्से में धातु, कागज या बांस का भी विकल्प दिया गया है। और इसका मकसद क्या है? तो प्लास्टिक कचरे को कम करना है, प्लास्टिक वेस्ट को कम करना है। सौरभ एच मेहता ने 7 साल पहले प्लास्टिक के बिना पेन बनाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी और उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी कंपनी बायोक्यू की भी स्थापना की है। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी कंपनी क्या है? बायोक्यू है। उसकी भी स्थापना कौन किया है? सौरभ एच मेहता ने। हाल ही में खबरों में रहा ग्लीसेट 12b। ग्लीसेट 12b क्या है? तो ये पृथ्वी की ही आकार का एक बाहगृह है। क्या है? अर्थ साइज ऑफ एक्सोप्लैनेट है। क्या? तो ग्लीसेट 12b। आपसे ऐसे वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने खोज ली दूसरी दुनिया यानी कि पृथ्वी के जैसा ही दूसरा एक ग्रह की खोज की गई जिसे ग्लीसेट 12b कहा गया। नासा के टेस्ट और अन्य दूरबीनों का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने 40 प्रकाश वर्ष दूर मीन राशि में लाल बौने ग्लीसेट 12b की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के आकार के समशीतोष्ण बाह्यग्रह ग्लीसेट 12b की खोज की है। ठीक है, ग्लीसेट 12b पृथ्वी या शुक्र के आकार के समान है और इसका द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी से 3.87 गुना है और यह हर 12.5 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है। कितने दिनों में? तो हर 12.8 दिनों में। ठीक है,
2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द 2024 एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप? तो आंसर इज ऑप्शन ए, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जानते हैं कौन है? ये जिम्नास्ट है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यही है जीवा। ये कौन है? दीपा कर्माकर है, जो जिम्नास्ट से संबंधित है। ठीक है, 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है कौन? पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है दीपा कर्माकर। उन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में 13.566 का औसत स्कोर हासिल किया और दीपा ने इस जीत से भारतीय जिम्नास्टिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। और दीपा ने 2016 के रियो ओलंपिक में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया था। दीपा ने 2018 में तुर्की के मर्सिन में हुए फीज विश्व कप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2017 में पद्मश्री से भी इसको सम्मानित इन्हें किया गया है। और दीपा ने फिर बीच में क्या हुआ कि चोट, घुटना की सर्जरी और डोपिंग उल्लंघन के लिए भी 21 महीनों का इन्हें सस्पेंशन दिया गया था। हाल ही में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है? तो ये पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। कहाँ पे? माउंट मुगालो विच वाज द ह्यूज रिसेंटली ड्यू टू लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे भूस्खलन देखने को मिलता है। पापुआ न्यू गिनी में एक बड़े भूस्खलन में एंगा प्रांत के एक सुदूर गांव में 2000 से ज्यादा लोग दब गए, जिससे घरों, इमारतों और खाद बागानों को भी भारी नुकसान यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये जो लैंडस्लाइड होता है काफी नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है पुनः? तो ये कहाँ का? ये लिथुआनिया। क्या? लिथुआनिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली गीतानास नौसेदा हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया। यहाँ पे देख सकते हैं लिथुआनिया के राष्ट्रपति पुनः चुने गए हैं। कौन? गीतानास नौसेदा। ये बाल्टिक देश लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं 60 वर्षीय गीतानास नौसेदा, जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखना है। और कह रहा है कि इन्हें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन्हें राष्ट्रपति बनने पर इन्हें दोबारा निर्वाचित होने पे बधाई दी थी। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रे एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कैंपी फ्लेग्राए एन एक्टिव वोल्केनो रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो आंसर इज ऑप्शन ए इटली। जानते हैं कि इटली में बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहाँ पे माउंट एटना है, माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, माउंट एस्ट्रोम्बोली, ये सब क्या है? ये सारे एक्टिव वोल्केनो है जो कहाँ पे है? ये इटली में है। कहाँ पे? इटली में है। और ऐसे ये एक्टिव वोल्केनो, यहाँ पे वोल्केनो हमेशा यानी कि ज्वालामुखी यहाँ से हमेशा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना। एक्टिव वोल्केनो ऐसे होते हैं कि जहाँ से हमेशा है जो उस तरह से लावा मैग्मा, उस तरह से मैग्मा निकलते रहता है, जिस कारण चिंगारी देखने को मिलता है। ठीक है, और बात करते हैं इस तीन तरह के होते हैं। तो एशिया में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है कहाँ पे? ये बैरन आइलैंड, जो कहाँ पे? अंडमान निकोबार में है, एकमात्र एशिया में है। ठीक है, बैरन आइलैंड, इसको ध्यान रखना है। और साउथ एशिया में एकमात्र क्या है? बैरन आइलैंड है। ठीक है, और इंडिया का एकमात्र है एक्टिव वोल्केनो, कौन? बैरन आइलैंड। यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन 1-2 बार पूछा ही गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इटली के कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वोल्केनो क्षेत्र में दशकों का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया। नेपल्स के पास स्थित कैंपी फ्लेग्रेई, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कैंपी फ्लेग्रेई कहाँ पे है? तो ये इटली में है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसके 12 से 15 किलोमीटर की कॉल्डेरा में कई केंद्र है, जो 39,000 साल पहले बना था। माउंट वेसुवियस के विपरीत यह अधिक सक्रिय और फैला हुआ है, जिसका 1/3 हिस्सा टायरहेनियन सागर के नीचे है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस राज्य में न पाषाण युग की चट्टान न काशी की खोज की है? तो जानते हैं कहाँ पे? तो ये गोवा इसका आंसर हो जाएगा। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड नियोलिथिक एज रॉक कार्विंग्स इन विच स्टेट? तो आंसर इज ऑप्शन ए गोवा हो जाएगा। जानते हैं कि न पाषाण काल के जो पेंटिंग होते हैं क्या होते हैं? तो उस तरह के पॉलिश किए हुए स्टोन्स पाए जाते हैं, वहाँ पे पॉलिशदार पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, और वहाँ पे कृषि स्टार्ट होती है, डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू जानवरों का पालना स्टार्ट होता है। यहाँ पे कहाँ पे? नवपाषाण युग में स्टार्ट होता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अंदर ये कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है?
1861 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल बनते हैं, कौन बनते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। इसी कारण से अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है क्या? तो फादर ऑफ इंडियन, क्या? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी कि पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है? तो कहा जाता है ए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ पे? गोवा के सत्तारी तालुका में मॉक्सी गांव नवपाषाण कालीन खोजों का केंद्र बन गया है, जहां निक्षेपित नदी के तल पर प्राचीन चट्टानों की नक्काशी की खोज यहां पे देखने को मिली है। और देखते हैं कि एएसआई ने पुष्टि किया है कि निक्षेपित नदी के सूखे तल के किनारे मेटा बेसाल चट्टान पर पाई गई प्राचीन नक्काशी नवपाषाण काल की है, ये इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल विच वाज द न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी चेयरमैन कौन है? तो ये शक्तिकांत दास है। ठीक है, आरबीआई ने 28 मई 2024 को 3 प्रमुख पहल शुरू किया। प्रवाह पोर्टल खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खरीदने और बेचने के लिए एक मोबाइल ऐप, और फिनटेक रिपोजिटरी यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिपोजिटरी भी स्टार्ट किया। इन तीनों पहल की शुरुआत किसके द्वारा? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया था। प्रवाह पोर्टल के बारे में जानते हैं क्या है? तो नियामक अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच है, और यह केंद्रीकृत वेब आधारित पोर्टल है जो व्यक्तियों या संस्थाओं को रिजर्व बैंक से प्राधिकरण, लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। एक व्यक्ति या इकाई आरबीआई के विभिन्न नियामक और पर्यवेक्षी विभागों को कवर करते हुए 60 आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदक अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक भी इसमें कर सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? विच इंडियन पीसकीपर रिसेंटली रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड फॉर 2023? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधिका सेन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? राधिका सेन। यहाँ देख सकते हैं ये राधिका सेन है, और संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सेना की कौन मेजर है? मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये नोट करना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2003 से मनाया जाता है हर साल। कब? 29 मई को मनाया जाता है। यह ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का जो डे मनाया जाता है कब? तो 29 मई को। कब? 29 मई को। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2016 में संयुक्त राष्ट्र के शांति संचालन विभाग के अंतर्गत आने वाले सैन्य मामलों के कार्यालय के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 2016 में। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड एक व्यक्तिगत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के समर्पण और प्रयास का सम्मान करता है, जिसने शांति रक्षा गतिविधियों में लिंग परिप्रेक्ष्य को एकीकृत किया है, इंटीग्रेट किया है। और एक कौन है? ये राधिका सेन है। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाला, यही क्वेश्चन पूछा गया है। रुद्रम जब 1 आया था बीपीएससी पीटी में पूछा गया। रुद्रम 1 शायद ये 66 या 67 में एग्जाम में पीटी में पूछा गया था। ठीक है, रुद्रम के बारे में पूछा गया कि रुद्रम है क्या? तो ये हवा से सतह पर मार करने वाला। कहा? तो सरफेस टू एयर यानी S2A, सरफेस टू एयर पे मार करने वाली मिसाइल है। किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो 1958 में स्थापना होती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसरो की स्थापना जानते हैं कि 15 अगस्त 1969 को होती है। जाक्सा क्या है? तो जापान स्पेस एजेंसी है। और इसे ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है, करा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे रुद्रम द्वितीय, रुद्रम सेकंड है, और इंडियन एयरफोर्स को ये दिया गया है। तो ये क्या है? 18 फीट लंबी मिसाइल में 155 किलोग्राम का ये हथियार है। और रुद्रम 2 मिसाइल को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है, और इसे बनाया है किसने? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर इसको बनाया है। और इसकी लंबाई क्या है? तो 18 फीट की है, और यह करीब 155 केजी वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। और इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वारहेड भी लगाया जाता है। ठीक है, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, सटीकता 5 मीटर, और ये हमला घातक है। रुद्रम 2
की रेंज 300 किलोमीटर या अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। और सबसे खतरनाक तो इसकी गति है, यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। और इसमें INS और सैटेनेव गाइडेंस सिस्टम भी लगा है। साथ में पैसिव राडार होमिंग सिस्टम है। इसकी सटीकता क्या है, 5 मीटर है, और यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है। K9 वज्र क्या है, तो यह स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम क्या है, K9 वज्रा है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक टैंक है K9 वज्रा, एक स्वचालित तोपखाना प्रणाली है, और यह 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की तोप है। बहुत ऊंचाई पर गोले दाग सकती है और दूर स्थित लक्ष्यों को भी ये भेज सकती है। यह तेजी से फायर कर सकती है और यह सेमी ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम है। बैलिस्टिक खतरों और एंटी पर्सनल माइन से भी निपट सकती है। अत्याधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं किसके द्वारा बनाया गया, तो लार्सन एंड टूब्रो। LNT का फुल फॉर्म आपसे कहीं कहीं पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज होते हैं, गलत कर देते हैं कि LNT का मतलब क्या होता है। लार्सन एंड टूब्रो, यहाँ पे टर्बो नहीं है, ठीक है, टर्बो नहीं है, यहाँ पे टूब्रो है। क्या है, टूब्रो, ठीक है, टर्बो नहीं है, टूब्रो है। ने दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हवेंसा डिफेंस से मिली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के आधार पे बनाया है। ठीक है, और इस रक्षा खरीद प्रक्रिया के बाई ग्लोबल कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से रेगिस्तान में इस्तेमाल के लिए खरीदा गया था, लेकिन भारत चीन गतिरोध के चलते इसे पहाड़ों में भी तैनात किया गया। पहाड़ों में ठंडे मौसम में भी बेहतर काम करने के लिए सेना ने इसके लिए क्या किया है, विंटराइजेशन किट भी खरीद लिया है ठंडा से बचने के लिए। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का फुल फॉर्म क्या है। स्मार्ट, इसका क्या है, स्मार्ट प्रणाली का फुल फॉर्म क्या है, तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। यहाँ देख सकते हैं कि नेवी को स्मार्ट बनाएगा क्या, तो स्मार्ट यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो से लॉन्च मिसाइल 643 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकती है। कितना, 643 किलोमीटर की दूरी। इसमें 20 किलोमीटर की रेंज वाला हल्का टॉर्पीडो और 50 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वारहेड भी इसमें जोड़ा जा सकता है। और एक कनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है जिसमें 2 स्टेज प्रोपल्सन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं इसमें सिस्टम शामिल किया गया है। स्मार्ट को हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। चीनी नौसेना की लगातार पनडुब्बियों की लगातार बढ़ती तैनाती के चलते यहाँ पे फैसला किया गया कि इसको इंडियन ओशन में इसको तैनात किया जाएगा। इसमें सिमेट्रिक सेपरेशन, इजेक्शन और वेलोसिटी कंट्रोल जैसी भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को इसमें संग्रहित किया गया है, समाहित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समीर वी कामत। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो DRDO के चेयरमैन कौन है, तो समीर वी कामत है। ठीक है, और यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंदर कार्य करती है, तो रक्षा मंत्रालय के एक संस्था है, ये भी ध्यान रखना है। और यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना कब 1958 में, और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और DRDO के पास रक्षा प्रौद्योगिकी एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भी कई लैबोरेटरी है, प्रयोगशालाएं हैं। DRDO के पास 5000 से ज्यादा वैज्ञानिक और 25000 से ज्यादा भी तकनीकी कर्मचारी भी इसमें कार्य करती है। DRDO का आदर्श वाक्य क्या है, ये पूछ सकता है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। आपको ध्यान रखना है कि बलस्य मूलम विज्ञानम यानी शक्ति का स्रोत क्या है, तो विज्ञान है। DRDO के वैज्ञानिकों को सरकारी आवास, DA, यात्रा भत्ता और अन्न भत्ते मिलते हैं, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का समापन कर लिया है। अच्छा रहा वीडियो, आप इसे कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह से हमने आज डिस्कशन किया है। यदि आपके लिए यूजफुल है तो आपको हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेट नंबर 5। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, और चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें और इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।